हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? सब राजी खुशी? क्या हाल है भाई? क्या माहौल? रोम रोम भाइयों। चलो, लेक्चर नंबर 7 शुरू करते हैं। K2Cr2O7 पढ़ रहे थे हम, जिसमें हम डाइक्रोमेट और क्रोमेट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर बनाई थी हमने ऐसी वाली। आ जाओ फटाफट। मैंने कहा था इस वाले में रेजोनेंस चलता है, इन तीनों पेयर में रेजोनेंस चलता है, इसमें रेजोनेंस नहीं चलता। तो अगर हम मेरे को इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से बना रखी है, CrO ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम भी। ये देखो, एक ही बात है। यहां ये तीनों बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे सब जगह। ये देखो, ठीक है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। यहां पे हम बाहर लिख सकते हैं इसके 2- इस तरह से लिखा सकते हैं। यहां कुछ वैल्यू मेरे ख्याल से 179 जो है वैल्यू दी हुई है, पिकोमीटर आई थिंक। और यहाँ कुछ 160 के आसपास कुछ वैल्यू दी हुई है। एग्जैक्ट अगर किसी के पास एनसीईआरटी है तो बताना जरा। कम है ये तो पता ही है, वो तो हमने कल भी पढ़ लिया कि टर्मिनल बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है। 1 मिनट, 163, 163 वाली है। दो टेट्राहेड्रल यूनिट है, ठीक है भाई। क्रोमेट हो चाहे CrO4 2- एंड Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट, दोनों के अंदर क्रोमियम जो है वो +6 में है, D0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, दोनों डाया मैग्नेटिक होंगे। दोनों क्या होंगे? डाया मैग्नेटिक। होल्ड करना है एक सेकेंड। चलिए, ठीक है भाई। और जो कलर है उसका कारण चार्ज ट्रांसफर है। क्योंकि क्रोमियम +6 है तो D6 D0 हो गया, DD ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता। तो रीजन क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है बेटा, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर भी लिख दोगे ना तुम, तुम्हारे लेवल तक की बात है। लिगेंड टू मेटल है, मेटल टू लिगेंड है, मेटल टू मेटल है, होमो ल्यूमो है, ये सब बात की बातें हैं, छोड़ो अभी। चलो आ जाओ, अब प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन किससे होती है? बाई क्रोमाइट ओर। किससे होती है बेटा? क्रोमाइट ओर। किसी को पता है क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला? कहीं पढ़ा हो, है ना? ऐसा कोई है खतरनाक आदमी जिसको क्रोमाइट ओर का पता हो? क्रोमाइट और होता है बेटा, मिक्सचर होता है बेसिकली। वैसे तो इसको FeCr2O4 लिखते हैं, बट ये FeCr2O4 नहीं होता, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब जिसमें आयरन का भी ऑक्साइड होता है,
और साथ में क्रोमियम का भी ऑक्साइड होता है Cr2O3, है ना। ये दो जो है आपको ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जिसे कॉमनली लिख दिया जाता है FeCr2O4। क्या लिखा जाता है इसे? FeCr2O4। क्रोमाइट और बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रोमाइट और। मिक्सचर है किसका? आयरन के ऑक्साइड का और क्रोमियम के ऑक्साइड का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो अब करते क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करें तो जो क्रोमाइट और होता है आपका FeCr2O4, इसे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है, और एयर की प्रेजेंस में इसे हीट किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में इसे हीट किया जाता है बेटा? एयर की प्रेजेंस में इसे ऑक्सीडाइज किया जाएगा, यहां पे एयर। ठीक है, और इसे ऑक्सीडेशन बेसिकली हम बोलते हैं। हीट करोगे, हवा की प्रेजेंस में इसे हीट करोगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसके अंदर आयरन, जो कि अभी कहां बैठा है +2 में, और अभी ये कहां बैठा है +3 में। तो जब आप इसको और हवा खिलाओगे, और हवा खिलाओगे यानी कि और ऑक्सीजन खिलाओगे, और ऑक्सीडेशन करोगे, तो आयरन भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा और क्रोमियम भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा। करेक्ट है? अरे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। तो दोनों अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाते हैं। ये बन जाता है Fe2O3 और ये बन जाता है CrO3। देखो, क्या ये +6 में आ गया? क्या ये +3 में आ गया? आंसर है आ गया भाई। अब जरा बताओ, क्या दोनों ने अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ली? ऑक्सीडेशन हो गया। किसका हुआ? क्रोमाइट और को हवा के अंदर जलाने पर, क्रोमाइट और को हवा के अंदर जलाने पर, है ना, क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है उसका। और उस ऑक्सीडेशन में होगा क्या? जो दोनों मेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएंगे। पहले वो 2 और 3 में थे, अब वो 3 और 6 में आ चुके हैं। अगर किसी को पता हो तो बता देता हूं, इसे तो बोला जाएगा बेटा नेचर में कैसा? बेसिक। और ये कैसा हो चुका है? अब एसिडिक हो गया कि नहीं हो गया? इस बात का हमने ख्याल रखा क्योंकि हमें मतलब सिर्फ क्रोमियम से है, क्योंकि K2Cr2O7 की प्रिपरेशन में जाहिर सी बात है आयरन के ऑक्साइड का तो कोई लेना देना है नहीं। किसके ऑक्साइड का लेना देना है? Cr2O7, यानी कि हमें क्रोमियम से रिलेटेड ऑक्साइड चाहिए। तो हमने देखा कि एक बन गया बेसिक और एक बन गया एसिडिक, और हमें ये नहीं चाहिए। तो मैं किसके साथ रिएक्शन करवाऊं? बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। मैं अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं बेटा? बेस के साथ रिएक्शन करता हूं। ये जो भी बना, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कर ली? इसकी रिएक्शन मैंने कर ली Na2CO3 के साथ। किसके कर ली बेटा? Na2CO3। क्या Na2CO3 बेसिक होता है नहीं होता है? जल्दी बताओ। क्या Na2CO3 जो है वो नेचर में कैसा होता है बेटा? क्या ये नेचर में बेसिक होता है? होता है। या बेसिक बेसिक को खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो बताओ, Na2CO3 जाकर Fe2O3 से बात करेगा? नहीं करेगा। हम भी यही चाहते हैं कि ये जाकर उससे बात ना करे। हमने जानबूझ के ऐसा लिया कि वो उससे बात ना करे, हमें नहीं चाहिए। ये जाके किससे बात करेगा? CrO3 से बात करेगा। किससे बात करेगा बेटा? CrO3 से बात करेगा। तो जो डिजाइन, हम तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वही लिखते हैं, बनेगा NaCrO4। क्या बनेगा बेटा? NaCrO4, Na2CrO4, सॉरी, क्या बनेगा यहां पे? Na2CrO4। क्या बनेगा बेटा? Na2CrO4। अभी भी देखो +6 में है। क्या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाली स्टेप में चेंज हुई है? नहीं हुई है। क्या यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हुई है? हुई है। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है? हुई है। क्या ये सॉल्ट बन गया एक? बिल्कुल बन गया। क्या CrO4 2- क्या होता है बेटा? क्रोमेट होता है। इसका नाम कौन बोलेगा बताओ? ये एक येलो सॉल्यूशन बन जाता है बेटा। ये क्या बन जाता है? येलो सॉल्यूशन। किसका? ऑफ सोडियम क्रोमेट। इसका सॉल्यूशन बन जाता है बेटा सोडियम क्रोमेट का। अब मुझे अगर क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है तो अगली स्टेप आप बताओगे। अगली स्टेप आप बताओगे, क्योंकि कल वाले लेक्चर में ये चीज मैं बता चुका हूं। जो बोल रहे थे रटना रटना कॉन्सेप्ट भी है, ढूंढो तो सब मिलता है। ठीक है बेटा, अगर मैंने यहां पे Na2CO3 लिया तो बन गया Na2CrO4। ठीक है, इसने सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करी, उस बेसिक के साथ रिएक्शन नहीं करी। यहां से इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बेस बेस रिएक्शन नहीं करेंगे। यहां इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी।
याद करो, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए मीडियम को एसिडिक करना पड़ता है, पीएच को घटानी पड़ती है। अब मीडियम को एसिडिक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने यहां पे ले लिया H2SO4। क्या ले लिया बेटा, H2SO4। ये क्या देगा, H प्लस देगा। अब H प्लस देगा तो बताओ क्या चेंज हो जाएगा, अब इसका नाम हो गया Na2Cr2O7। लेकिन हमें चाहिए K2Cr2O7। अभी तक तो सिर्फ Na2Cr2O7 बना है, तो हम इसको पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि हमें पोटेशियम आयन की जरूरत है, हम पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा K2Cr2O7। क्योंकि ये लेस सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी में Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल, K2Cr2O7 इज लेस सॉल्युबल। अगर दो ऐसी चीजें, अगर आप पोटेशियम क्लोराइड मिलाओगे तो जो क्रिस्टलाइज होगा वो पहले कौन क्रिस्टलाइज होता है, आपने तो पढ़ा होगा बेटा, पहले कौन क्रिस्टलाइज होता है, जिसकी KIP उसकी KSP से क्या हो बेटा, ज्यादा हो। टोटल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड टोटल आयनिक प्रोडक्ट, पढ़ा है ना ऐसा, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ये टोटल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका कम है, KIP ज्यादा हो जाएगी। अगर आप पोटेशियम आयन मिलाते हो तो क्योंकि सोडियम ये तो है, इसकी तो KSP ज्यादा है, ये तो घुलता है थोड़ा थोड़ा, ये बिल्कुल नहीं घुलता। तो आपने इसी चीज का फायदा उठाया कि एक काम करो, पोटेशियम क्लोराइड मिला दो उसमें। क्या मिला दो उसमें, आप पोटेशियम क्लोराइड मिला दो। तो पोटेशियम क्लोराइड मिलाओगे तो क्या होगा कि अब खाने के लिए पोटेशियम भी है और खाने के लिए सोडियम भी है। तो अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, अगर आपको प्रेसिपिटेट चाहिए, अगर आपको प्रेसिपिटेट करना है रिएक्शन में, तो उसकी KIP KSP से ज्यादा होनी चाहिए, वो लेस सॉल्युबल होना चाहिए, है ना। एक सॉल्यूशन के अंदर मोर सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल दो चीजें पड़ी हुई है। अगर आप उस केस में देखोगे तो प्रेसिपिटेट किसका पहले आएगा, जो लेस सॉल्युबल है उसका प्रेसिपिटेट पहले आ जाएगा। यही चीज आपको पता थी, आपने KCl मिला दिया, आपको पता था ये चीज कि पोटेशियम जो है वो चिपकेगा जाके और क्या बनाएगा, ऑरेंज क्रिस्टल बना देगा। ये बन गया हमारा K2Cr2O7। ठीक है भाई, सही है। एक तो यार ये आवाज की रोज नहीं बढ़ाते हैं यार। बढ़वा रहे हैं, बढ़वा रहे हैं। अरे प्रॉपर आ रही है, ठीक है यार, डिवाइस डिवाइस का भी तो फर्क पड़ता है ना। आपकी जो आउटपुट डिवाइस है, आप किस में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, टैब में देख रहे हो, मोबाइल कौन सी कंपनी का है। स्पीकर्स का भी फर्क पड़ता है, आउटपुट डिवाइस तो स्पीकर्स होती है, वहां भी फर्क पड़ता है। अब तो बहुत सारे बच्चों के स्पीकर्स नहीं अच्छे होंगे तो उन्हें नहीं आ रही है। तो अब अगर मेरी बाकियों को ज्यादा आ रही हो तो कम कर लेना, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है ज्यादा करने का, उनके वो पानी चला गया स्पीकर में, नहाते टाइम लेके जाते हैं ये साथ में, बदमाशी करते हैं। कह रहे सर हेडफोन में सही आ रही है, हेडफोन में ही देखा करो मेरा लेक्चर, तो कब क्या हो जाए समझ नहीं आता। कह रहे एसिड चला गया, दही चला गया खाना खाते टाइम। ले भाई, ओम फम, प्रिपरेशन हो गई। कुछ पॉइंट और लिखो, अब नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। Na2 बहुत इंपॉर्टेंट है, Cr2O7 इज मोर सोल्यूबल देन K2Cr2O7, है ना। Na2Cr2O7 इज मोर सोल्यूबल देन K2Cr2O7। ठीक है भाई, और ज्यादा बेटर है इसको उल्टा लिख लेते हैं हम, पर ठीक है चलो कोई नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। फिर
इस चीज से हमने क्रिस्टलाइजेशन आसानी से कर लिया नीचे लास्ट स्टेप में। एक और चीज होती है कि यहां पे एक नोट और लगा के लिखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, और आपको पीवाईक्यू में देखने को भी मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि Na2Cr K2Cr2O7 इज प्रिफर्ड। आप स्टैंडर्ड समझते हो? आपने टाइट्रेशन करी? टाइट्रेशन किन किन बच्चों ने टाइट्रेशन करी? टाइट्रेशन कितनों ने करी ये बताओ पहले तो, बाद की बात करेंगे। तो टाइट्रेशन कितने बच्चों ने करी? किन किन बच्चों ने टाइट्रेशन करी है? किन किन बच्चों ने टाइट्रेशन करी? नहीं करी? कह रहे डमी। डमी सही है बेटा, सही है। तू दुकानों पे भी डमी देखता हुआ ही जाता होगा, है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, डमी देख के। फिर एकदम से देखता ऊपर गर्दन के ऊपर मुंह ही नहीं है उसका। इतनी आदत हो गई तेरे को, डमी पकड़ा दे फिर, है सब काम डमी कर ले तू। मोबाइल में रमी खेल रहे हैं, स्कूल में डमी एडमिशन चल रहे हैं। चलो खैर, मैं बात कर रहा था इसकी। तो टाइट्रेशन जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, वहां पे हमें एक प्राइमरी स्टैंडर्ड लेना होता है, ठीक है। N1V1 N2V2 किए होंगे ना ऐसे वाले कैलकुलेशन। खैर मैं भी क्या याद दिला रहा हूं, दुख ज्यादा हो जाएगा तुम्हें, छोड़ो। तो अभी तो हम जो लिख रहे थे वो लिख देते हैं कि K2Cr2 इज प्रीफर्ड ओवर ओवर Na2Cr2O7 as a primary standard in volumetric एनालिसिस, है ना। प्राइमरी स्टैंडर्ड प्रेफर किया जाता है। K2Cr2O7 क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड है। रीजन सुन लो क्यों। रीजन Na2Cr2O7 इज हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि इसे तो पानी में घुलना पसंद है। अभी आपने ऊपर लिखा इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। पहले सॉल्युबिलिटी सिलेबस में थी तो बताते भी थे कि ज्यादा क्यों होती है, हाइड्रेशन एनर्जी से निकालते हैं इसकी, है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। तो Na2Cr2O7 की सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो इसे पानी, ऑब्वियस सी बात है, पानी पसंद है। अब इतना पसंद है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक किस किस को पता है? किस किस ने पहली बार सुना है? हाइग्रोस्कोपिक क्या करता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्या करता है? एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, या सराउंडिंग लिख दो। एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक है। अब एक बात बताओ, ऐसी चीज को आप प्राइमरी स्टैंडर्ड ले पाओगे क्या? जो पड़ा पड़ा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टैंडर्ड प्राइमरी लोगे, आप उसकी कैलकुलेशन करोगे, हर बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर वो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो अपनी कंसंट्रेशन को चेंज करेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, ऐसी बात नहीं कि यूज कर ही नहीं सकते, इसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोला जाता है। प्रीफर्ड ओवर लिखा है, यानी कि K2Cr2O7 अगर है और Na2Cr2O7 है तो हम K2Cr2O7 को प्रेफर करेंगे। रीजन है कि हमें बार बार रीडिंग लेने में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि K2Cr2O7 जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता, ये अपनी कंसंट्रेशन को चेंज कर जाएगा, ये हाइग्रोस्कोपिक है। तो हम इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं यूज करते, हम इसे क्या करते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ये प्राइमरी नहीं होता, ये सेकेंडरी होता है।
ठीक है। और ठीक है, अब इसमें और तो क्या ही लिखोगे, वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, ऐसा क्यों लिखेंगे हम। K2Cr2O7 प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है भाई। चलो, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। घरेलू बातें चल रही हैं। अंशिका वर्मा पता नहीं क्या ऐसा भेज रही है जो यहाँ तो आ ही नहीं रहा। देवनागरी लिपि में, अबे कौन सी लिपि में भेज रही है अंशिका वर्मा। कह रहे हैं व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड। बेटा मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए बैठा हूँ क्या है। टाइट्रेशन फिजिकल केमिस्ट्री में, जब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। अब आ चुका है ना, ऐड हो चुका है। जैसे हमारे वाले में प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस होता है तो ऐड हो गया, तो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर। उसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल्स ऐड हुए हैं, वो वही है क्या, टाइट्रेशन है। और शायद मोल वोल में करवा भी देते हैं टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, कई बार तो टीचर्स करवा दिए होंगे। या आपको प्रैक्टिकल्स वाला पोर्शन अभी करवाएंगे। आप देखो, कभी नीट का सिलेबस उठा के देखा है अभी तक, या अभी 12वीं बोर्ड में उलझे पड़े हो, देखना कभी। ऑर्गेनिक के भी कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो भी वो करवाएंगे। सबसे बड़ा इसका पार्ट इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स का, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका एक नया ही चैप्टर बन जाता है, जिसको कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। वो सॉल्ट एनालिसिस हम पढ़ेंगे, सबसे आखिरी चैप्टर होगा हमारा वो सॉल्ट एनालिसिस। इसके बाद पी ब्लॉक है, जो कि छोटा सा है, कारण कट गया है। जो चीज कट गई वो तो पढ़नी है नहीं। कंपाउंड्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। पता क्या आएगा, आप पी ब्लॉक के अंदर आते हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में जितना पी ब्लॉक पढ़ा है, 70% तो वही पी ब्लॉक वापस पढ़ना है कि साइज का ऑर्डर क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, वही पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी केमिकल रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन। जैसे ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हवा के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो ये 2-4 पैरामीटर्स होते हैं, पानी, हवा, हाइड्रोजन, हेलोजन। ये एक ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं, ये ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, इनसे किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी चेक की जाती है कि वो कितना रिएक्टिव है। लाइक वो हैलाइड बनाता है नहीं बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है नहीं बनाता है, वो हाइड्राइड्स बनाता है या नहीं बनाता है। ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि कंपाउंड्स की रिएक्शन नहीं है, एलिमेंट्स की जनरल रिएक्शंस है, जो कि मैंने अभी बताई। किस किस के साथ, कॉमन, हाइड्रोजन, हेलोजन, हवा, पानी, बस। तो इतना ही है पी ब्लॉक। अब आप सोच रहे होगे कि पी ब्लॉक में अगर कंपाउंड्स वगैरह सब कुछ है, नहीं है। ऑक्सी एसिड नहीं है, एलोट्रोप्स नहीं है, सिलिकेट सिलिकॉन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रीफ में बता दूं प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्यों बता दूं, लिख लो ये फटाफट, आगे बढ़ते हैं। मेरा काम थोड़ी बेटा प्राइमरी स्टैंडर्ड बताना, नहीं बताऊंगा। ब्रीफ क्या होता है, टाइट्रेशन जिसको थोड़ी बहुत भी आती है वो तो ये सवाल पूछेगा नहीं। बाकी मेरा काम नहीं है भाई, चाहे तू मन में गाली दे दे मेरे को, तू बोलेगा प्राइमरी स्टैंडर्ड बताओ, तो मैं क्या कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन करके दिखाऊं अब कि देख भाई एक हाईली प्योर सब्सटेंस होता है जो स्टेबल होता है, जिसे प्राइमरी कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। और उसके बेस पे बाकी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को जो है वो निकाला जाता है। तो टाइट्रेशन के सवाल तो किए ही होंगे यार भाई यार, है बेसिक सी चीज़ है। ब्यूरेट पिपेट, क्या करें अब डमी में, तुम ब्यूरेट पिपेट तो समझते हो ना, नहीं समझते, दिक्कत है। चलो।
प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। वैसे तो हमने कुछ कुछ तो लिख दी है, जैसे कि डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है, दूसरा और क्या लिख सकते हो इसके बारे में, ऑरेंज कलर सब्सटेंस होता है, एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है, और क्या लिख सकते हो, ऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडेंट बोल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। रिएक्शंस की बात कर लेते हैं बेटा, रिएक्शंस लिख दो, रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7। और मेनली तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ही होती हैं। क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ही करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन वाली ही काम करेगा, ऑक्सीडेशन के ही काम करेगा। तो सिमिलरली जैसे कल पढ़ा था वैसे ही पढ़ लेते हैं बेटा, जैसे कल पढ़ा था वैसे ही कर लेते हैं, आ जाओ। हेडिंग वो पीछे वाला नहीं लिखा, एक बच्चा कह रहा पीछे वाली स्लाइड लगाओ, लिख ले भाई, तीन चीजें लिखने में तेरे को डर लग रहा है तो। चलो भाई नेक्स्ट, Cr2O7 2 माइनस, जो कि ऑरेंज होगा, और ऑरेंज से हमें बनाना है ग्रीन, दो इंपॉर्टेंट कलर्स। ग्रीन क्यों, क्योंकि ये क्रोमियम +3 में जाएगा। तो सबसे पहले अगर मान लो ऑक्सीडाइजिंग है, वैसी की वैसी रिएक्शन होगी, Fe2+ को Fe3+ में बदल देगा, Sn2+ को Sn+4 में बदल देगा, और सल्फर को सल्फाइड को सल्फर में बदल देगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अगर Cl- है तो क्या ये Cl2 में बदल देगा। तो इसी को मार्क कर देना, रीजन भी लिख देना। Cl2 जो है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cr2O7 2 माइनस। तो Cl2 जो है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, किससे, डाइग्रोमेट से। तो ये Cl- से इलेक्ट्रॉन छीन के उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वो उसके डेडी है, वो क्या है बेटा, उसके डेडी है। चले आगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हो गई। चलो अब आप थोड़ा, मैं आपको एक सवाल देता हूं, जैसे वैसे तो वो सवाल नहीं है पर मैं करवाता हूं। चलो मान लो मैंने यहां पे ले रखा है Cr2O7 2 माइनस, और मैं 3 रिएक्शन करवाता हूं इसके साथ, 3 अलग अलग रिएक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ 3 पटक दिए उस पर, 3 अलग अलग रिएक्शन है। पहले मैंने CO2 लिया, फिर मैंने SO2 लिया, और फिर मैंने यहाँ पे KOH लिया। अच्छा SO2 वाला भी आप पीछे ऐड कर देना, ठीक है, किया नहीं है तो SO2 वाला भी ऐड कर देना, यहाँ से ऐसे ऐड कर देना कि अगर सल्फर जो है वो SO2 है, या सल्फाइट है SO3 2 माइनस है, बेसिकली +4 में होना चाहिए ना।
उसे ये सल्फेट में बदल देगा, +6 में पहुंचा देगा। लो अब बताओ क्या मानते हो, पहली रिएक्शन क्या बनेगा? पहली रिएक्शन ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज कलर का है। पहली रिएक्शन में क्या बनेगा? आंसर है नो रिएक्शन, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। कार्बन इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। जब दो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के आप करोगे तो वहां रिडॉक्स होगा ही नहीं, रिएक्शन करवाओगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, जो भी एक घर की बात कर रहे हैं ना, इनको उड़ाओ। ये मुझे इस साल छोड़ो अगले साल भी नहीं चाहिए। रॉक स्टार कह रहा है नींद आ रहा है तो क्या करें? सो जाना भाई, सोने के लिए तेरे को घरेलू बात क्यों करनी है? हेलो सर, अभी क्लास देख रहे हो क्या आप? जो भी घरेलू बात कर रहा है ना वहां पे, कैसी हो, क्या है क्या नहीं है, सबको उड़ा दो, हटाओ सबको। ठीक है, क्लास चल रही है अभी, जो भी कैसी हो, तुम कहाँ से हो, सब सब हटा दो उनको। हाँ, देख मेरे तो लाड है नहीं, तू भी जानता है। अब तक दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अब तक आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि मेरे किसी से कोई लाड नहीं है ना। मैं एकदम पत्थर दिल इंसान हूं, सीधा इंसान हूं, सख्त इंसान हूं, जो मन में होता है बोलता हूं, जो यहाँ है वो यहाँ है। ऐसी फालतू बात ना, अब भी कोई घरेलू बात करेगा सब उड़ेंगे यहां से, अभी देख लेना। और ये और बोल दूं कि मैं साल में एक ही बार बोलता हूं इनको, तो ऐसा नहीं है कि रोज बोलने वाला टीचर भी नहीं हूं मैं इनको कि इसको उड़ा दो, इसको ब्लॉक कर दो, ना ना ना, ऐसा मैं नहीं हूं, है ना। वो भी हल्के में नहीं लेंगे मेरी बात को, अभी देखना, अभी उड़ेंगे लाइन से। जिस जिस बैच में मैं बोला हूं ना, उस बैच के अगले दिन इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग कर करके प्लीज सर अनब्लॉक करा दो, मैं नहीं था सर प्लीज। मैं बता रहा हूं, अब भी देखना लाइन से होएगा सब। रुक जा अभी तो, अभी पता चलेगा, क्योंकि ये चीजें मैं करता नहीं हूं ना। अगर मैंने करी है तो वो टालेगा नहीं, अभी देखना जो भी टीम मेंबर होगा, जो सर होंगे वो अभी देखना, अब भी सर कहेंगे तुमको। हटाओ सबको, जो घरेलू बात कर रहा है, जो पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, हटाओ सब। इनके लक्ष्य कुछ और है। SO2 अभी देखो क्या ये +4 में है, हमने पीछे बताया कि ये 4 से 6 में जा सकता है। जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है या अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, वहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा। वहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेगा बेटा, काम कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसमें पहले तो क्रोमियम तो आ जाएगा +3 में, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन होता ही है। ये देखो SO2 के साथ रिएक्शन होगी तो ये खुद तो किस में चला जाएगा, ग्रीन कलर में। और ये कहां आ जाएगा, SO4 2- में। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इसका कंपाउंड कैसे बनाओगे जरा बताओ, क्या Cr2SO4 3 बनाओगे बेटा। ये ग्रीन कंपाउंड होता है। ग्रीन क्यों होता है ग्रीन कंपाउंड? द रीजन इज क्रोमियम इज इन +3 स्टेट। रीजन क्या है, रीजन क्या है बेटा? रीजन है क्रोमियम +3 जो है वो ग्रीन कलर का है। तो SO2 के साथ रिएक्शन, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अगली रिएक्शन है KOH, कौन बताएगा? क्या कोई कलर में चेंज होगा? यस, ये है डाइक्रोमेट।
यहां बेसिक मीडियम ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया तो बताओ पीएच इंक्रीज हो गई, और पीएच इंक्रीज हो गई तो यही चीज कन्वर्ट हो गई CrO4 माइनस, बोले तो क्रोमेट में बदल गया, और कलर कैसा हो गया बेटा, येलो कलर हो गया। यही सोल्ट एनालिसिस, ये ऐसे इसी को बोलते हैं सोल्ट एनालिसिस। अगर मैं और बोल दूं आपको कि ये क्या चल रहा है तो मैं कहूंगा ये ऑलमोस्ट थोड़ा 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 सोल्ट एनालिसिस चल रहा है। ऐसे टाइप की रिएक्शन होती है कि बताओ एक कंपाउंड है जिसका कलर ऑरेंज है, जिसको अगर बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वो कंपाउंड जो है वो येलो कलर का बदल जाता है, ये करता है। इस कंपाउंड की इस रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ये वो ऐसे करके वो कुछ भी बनाएगा यहां से। और आप देखोगे कि इतना बड़ा तो सवाल होता है, क्यों? क्योंकि उसे पूरा प्रैक्टिकल लिखना होता है कि तुमने पहले ये मिलाया, फिर वो मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर वो सवाल बनाता है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट, ये हो गई रिएक्शन। अब आते हैं उन सवालों पे जिसकी बात हम कर रहे थे। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग पावर की भी बात कर लेते हैं, एक साथ बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की। ये तो कुछ अलग टाइप की हेडिंग लग रही है मेरे को, इसको तो हटाओ। अगर हमें कंपेयर करने को दे दिया जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो लिख, नोट लगा के लिखना, बोथ KMnO4 and K2Cr2O7 are oxidizing agent because in both metals are present in highest oxidation state, है ना? तो क्या होगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये हमने अभी इतनी सारी रिएक्शन कर भी ली और हमें पता भी है। मगर इन दोनों में कौन अच्छा होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इन दोनों में कौन अच्छा होता है। तो मैं यहां पे MnO4 माइनस लिखता हूं और यहां पे Cr2O7 माइनस लिखता हूं। ये जाएगा Cr3 प्लस में, और पीछे बताया था ये वाला कि ये जाता है Mn2 प्लस में। यहां पे ये D3 हो जाएगा, यहां पे ये D5 स्टेबल हो जाएगा। इसे क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि ये T2G हाफ फील्ड स्टेबल पकड़ेगा। इसे क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि ये हाफ फील्ड पकड़ेगा। ये ज्यादा अच्छे से कर पाएगा बिकॉज ये D5 की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं D3 से तो ज्यादा ही होती है। ये दोनों हालांकि अपनी अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचते हैं, है ना, अपनी अपनी ऑक्सीडेशन। ये तो अपना ग्रीन कलर का हो जाता है बेटा, और ये अपना कलरलेस हो जाता है ना। एंड बोथ विल अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिडक्शन, है ना। ये भी क्या करेगा, अचीव करेगा क्या, D5, वो भी क्या अचीव करेगा, D3। तो दोनों के लिए सकते हैं कि गेट इजीली रिड्यूस्ड टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो खुद का क्या होता है बेटा, सेल्फ रिडक्शन। इनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये रिड्यूस होगा, देखो ये +7 से कहां जाएगा, 3 में। ये +6 से कहां जाएगा, ये भी 3 में, सॉरी ये 2 में जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि एनसीईआरटी में एक रिलेशन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि MnO4 माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है Cr2O7 माइनस से। और अगर इसको आप और एलैबोरेट करके लिखना चाहो तो लिख देना MnO4 माइनस के बाद Cl2 आता है और उसके बाद Cr2O7 माइनस आता है। अभी पीछे हमने ये वाला रिलेशन की वजह से ऐसी चीज पढ़ी भी थी कि Cl2 अगर ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां पे वो Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाया था, ये वाली रिएक्शन नहीं हुई थी। उसके नहीं होने का कारण ही यही था कि वो MnO4 माइनस तो ये काम कर सकता है और हमने किया भी है वो। ठीक है, हाँ लिख दो, फैजान अहमद
अभी तू लिख रहा है समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले तू घरेलू बात कर रहा था, अब तू चाहता है कि समझ नहीं आ रहा करके स्पैमिंग करूं ताकि मुझे ब्लॉक ना किया जाए। हटाओ इसको, मेरे भी ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ये KOS नहीं है, HOS ही है। H ऐसा हो गया तो इन्हें के लगने लग गया। कमियां निकलवा लो इनसे, मुंह धोना आता नहीं है पूरी तरह से, कमियां निकाल रहे इन। हटाओ हटाओ सब हटाओ, कचरा पट्टी साफ करो बैठ के आज। इनके लिए मेहनत करेंगे हम। सवाल, MnO4 माइनस कैन नॉट बी डीकलराइज्ड बाय। यस, MnO4 माइनस इज मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज वो D5 में जाता है, और D5 की स्टेबिलिटी D3 की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है। Mn+2 D5 है तो कलरलेस कैसे है, वो ये बोल रहा है। बेटा वो एक्वस मीडियम में आयन का कलर नहीं पूछ रहा है। Mn+2 जो है ना वो कोई कंपाउंड बनाएगा +2 में, और जब वो +2 में कोई कंपाउंड बनाएगा तो उस पर फिर हम कलरलेस ही बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? डीकलराइज्ड। लो बताओ जल्दी, किससे डीकलराइज नहीं हो सकता? जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं कर सकता वो काम नहीं करेगा। पहला 54% लोगों ने आंसर सही किया है, गुड। कुछ लॉजिक लगाया है, कुछ लोग हैं जो ठीक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये +4 में बैठा है, अब ये MnO4 माइनस यहां बैठा है, ये +7 में बैठा है। क्या करेंगे ये दोनों? एक दूसरे का मुंह देखेंगे। ये तो बदल जाएगा, ये 4 से 6 में चला जाएगा। ये FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं इसको, मोहर्स सॉल्ट। बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगा, क्या मैंने मोहर सॉल्ट नहीं पढ़ाया? फेरस अमोनियम सल्फेट है, FeSO4 ऐसा करके पढ़ाया था ना, उसमें ये फेरस अमोनियम सल्फेट है। अगर ये +2 में है तो ये +3 में जा सकता है। ये Cl माइनस है, इसे ये Cl2 में पहुंचा देगा, इसे ये +3 में पहुंचा देगा, इसे ये +6 में पहुंचा देगा, उसे ये कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये डीकलराइज इन 3 से तो हो जाएगा क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल देंगे, लेकिन उसको नहीं कर पाएगा। CO2 वहां पे भी रिएक्शन नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है भाई, लो यही सेम सवाल, थोड़ा दिमाग लगाओ और पता करो क्या कह रहा है ये, क्या है ये, सोचो, लगाओ दिमाग। सेम टाइप का ही है, थोड़ा दिमाग लगाओगे पता चलेगा। टू इंक्रीज परसेंटेज यील्ड ऑफ MnO4 माइनस OH कैन बी, हमें मीडियम को बेसिक नहीं रखना है। OH आयन जो बन रहे हैं ना, ये इन्हें रिमूव करने, इन्हें रिमूव करने। ये लेवल है सवाल का, देख ले बेटा, कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतनी आसान भी नहीं है नीट, है ना। मजाक चल रहा है ना यहाँ पे पिछले कुछ सालों से, गलती तुम्हारी भी नहीं है। यस, कैन बी रिमूव्ड बाय, हमें OH माइनस हटाना है तो इसे तो पहले ही हटा दो भाई। OH माइनस को हटाने के लिए OH माइनस थोड़ी डालेंगे,
OH माइनस को हटाना है तो एसिड चाहिए। OH माइनस को हटाने के लिए ऑब्वियसली इसको हटाने के लिए हमें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन क्या लाएं एसिडिफिकेशन में, क्या लाएं? एसिडिफिकेशन करना है मुझे, क्या लेकर आऊं मैं एसिडिफिकेशन? लगाओ दिमाग, क्या लेकर आऊं मैं एसिडिफिकेशन? भाई अगर मैं जानता हूं कि मेरा प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट ये रहा, अगर मैं Cl माइनस को ले जाऊं तो Cl माइनस को ये देखेगा और उसे Cl2 बना देगा। कह रहे इधर अपना तो है ना, पहले वापस आया, जल्दी आजा, Cl माइनस Cl2 बना दूंगा, गैस बना के निकाल दूंगा। ये भाई साहब तो कैंसिल हो गए, नहीं जा सकते भाई। SO2 जाएगा, कह रहा सल्फर +4 OMG नाम तो सुना ही होगा, MnO4 +6 बना दूंगा, भाग जाए यहां से। CO2 गया, CO2 गया, CO2 ने जाके MnO4 माइनस को किया, ओए क्या ले कर ले, कुछ उखाड़ना है जो उखाड़ ले, +4 में हूं, क्या करेगा बता? पहले से ही भूखा नंगा हूं, बिगड़ेगा क्या बिगाड़ेगा तू? +4 में बैठे, शांत शांत एकदम। तो बोले क्यों आया है फिर? कह रहा दुनिया मुझे एसिड कहती है, दुनिया मुझे एसिड कहती है। CO2 है, मीडियम में पानी है, CO2 पानी में जाएगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 है, एसिड बनेगा। एसिड जो है वो OH माइनस को क्या करेगा? रिमूव करेगा। OH माइनस बेसिक मीडियम नहीं चाहिए, हमने ये कहा भी था, वो बेसिक मीडियम में स्टेबल है, ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल है। अगर OH माइनस रह गए तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, इसीलिए परसेंटेज यील्ड को बढ़ाने के लिए OH माइनस को रिमूव करना पड़ता है। बोले भाई भाई OH माइनस को हटाओ, अगर मीडियम बेसिक रह गया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो हमें अगर इधर रखनी है, रिएक्शन को फॉरवर्ड रखनी है, इसका परसेंटेज यील्ड ज्यादा चाहिए, तो OH माइनस का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन इंतजाम करने के लिए कुछ भी नहीं ला सकते, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ये खा जाता है सबको। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा डी, क्योंकि ये जाके कुछ नहीं करेगा MnO4 माइनस के साथ, अपना काम करेगा। एसिडिक तो ये होता ही है नेचर में। क्लियर है भाई? कह रहे क्या हुआ, अब तक मजाक चल रही थी क्या जो पढ़ाई कर रहे थे वो? नहीं ना, मजाक नहीं चल रही थी बेटा, कॉन्सेप्ट ही चल रहे थे, पर दिमाग लगाना होता। एक किफायत रहमान कह रहा है कि समझ नहीं आया। बेटा नहीं आएगा, रहने दे। ये नीट 2013 में पूछ लिया है, सेम सवाल, सेम सवाल। मैंने बस वो ये बताने के लिए बताया है कि भाई वो सवाल पहले से मैं करवाता था, मेरे नोट्स में होता था, एज इट इज वो सवाल पूछा है। शायद ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी कहीं ना कहीं ये सवाल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है मेरा बनाया हुआ नहीं है, बट वो सवाल मैं करवाता था। तो ठीक है, अगेन इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, सेम सवाल पूछा हुआ है, देख लो। नीट 2013 में वही सवाल जो हमने अभी पीछे किया है विद द सेम ऑप्शन, वो सवाल पूछा हुआ है, याद रखना। ठीक है, HCl वाला वापस बताऊं। अरे भाई HCl मतलब Cl माइनस है ना, तो Cl माइनस की Cl माइनस को तो Cl2 में कन्वर्ट कर देगा MnO4 माइनस। तो फिर मीडियम एसिडिक कहां से करेगा? ये जाए, ये HCl जा रहा है चुपचाप करा, मीडियम एसिडिक करूंगा, मीडियम एसिडिक करूंगा। चलो कर दिया तुमने मीडियम एसिडिक, कर देगा ये भी कर देगा, मान लिया। मीडियम तो एसिडिक करवा लिया तुमने, प्रोडक्ट नहीं चाहिए क्या तुमको MnO4 माइनस? प्रोडक्ट का कुछ नहीं, कह रहे जिसकी परसेंटेज यील्ड बढ़ाने आए थे वो तो अब बचा नहीं, नहीं रहा साहब। अरे KMnO4 यही था, कहां गया? कह रहे वो HCl लिया था तो Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना दिया, और खुद कि देखो वहां कोने में बैठा Mn+2 बन गया है ही नहीं। किसकी परसेंटेज यील्ड बढ़ाने चले थे तुम? जो सवाल मैं ये करवा रहा हूं, ये एक एक सवाल बेशकीमती है। CO2 फिर से बता दीजिए, आदित्य राज कह रहा है CO2 फिर से बता दीजिए।
कुछ नहीं है। तुम चाहते हो कि इसके 2-4 लेक्चर और लग जाएं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रहने दे। अब और भयंकर सवाल आ जा। फॉर टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद FAS, अगेन बोल रहा हूं FAS में ये फेरस अमोनियम सल्फेट है। और इसका मतलब है +2 में है आयरन, ये रहा +2। तो हमने काम की चीज उठा ली। कौन सा एसिड यूज किया जाता है? देखो पहली चीज, इन सवालों को नॉर्मल सवाल मत समझना, ये कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं अभी तक। अगर पीछे कोई चीज नहीं सीखी तो इसमें सीख लो, ये कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, सुन लो, ये कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, साफ बोल देता हूं मैं। देखो बेटा, अगर मैं इनमें से कोई भी एसिड उठाऊं तो मुझे पता है कि जैसे ही HCl देखा ये Cl2 बना देगा। पहली चीज, मैं एक चीज और बता रहा हूं कि हमें क्या चाहिए, एक एसिड यूज करना है कोई सा भी, ये सारे के सारे एसिड है, मगर कौन सा यूज कर सकते हैं और कौन से नहीं करेंगे इस पर सारी बात होगी, जो हमारे प्रोडक्ट को चेंज ना करे। पहली चीज तो याद, एक चीज और ध्यान रखना, हमें कार्यक्रम इन दोनों के बीच में करवाना है। दूल्हा दुल्हन फेरे इनके बीच में होंगे। ये जो है आपको यहां से पंडित जी लेके जाने हैं हमको, जिनका काम है फेरे करवाना। यहां से क्या उठाना है हमको? पंडित जी। ये नहीं कि पंडित जी दूल्हे को लेके भाग जाए या पंडित जी दुल्हन को लेके भाग जाए, नहीं, पंडित जी का काम है फेरे करवाना। यानी कि बाकी का जो काम है वो तो दूल्हा दुल्हन ही करेंगे बेटा, यानी फेरे लेंगे तो दूल्हा दुल्हन ही। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ये है और रिड्यूसिंग एजेंट ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। पंडित जी का काम सिर्फ वहां पे मीडियम को एसिडिक करना है, यानी कि बीच में हवन लगा के धुआं करके माहौल बनाना है। फेरे लेगा कौन? दूल्हा दुल्हन। यानी कि ऐसा चीज उठा के लानी है जो ना तो इसको छेड़े ना इसको छेड़े, अपना काम करके चुपचाप बैठा रहे। पहला पॉइंट समझ आ गया? अब इस सवाल को समझते हैं। अगर एग्जाम्पल समझ आ गया तो सवाल भी समझ आ जाएगा। आपने HCl, HBr और HI, तीन पंडित जी, तीनों भाई, तीन भाई तीनों तबाही, है ना, कि भाई Cl माइनस Br माइनस I माइनस, गए बड़े जोर शोर से कि हम तीन भाई आएंगे साहब, आ गए, चलो गए। जैसे ही देखा MnO4 माइनस ने देखा और MnO4 माइनस को पुरानी बात याद आ गई, उसने Cl माइनस को Cl2 बना दिया, खुद +2 में चला गया। अब दूल्हा खराब, दूल्हा तो बचा ही नहीं, ये तो आपस में लग गए। पंडित जी और दूल्हा बात करने लग गए, दुल्हन मुंह देख रही है। Br माइनस Br2 बन गया, I माइनस I2 बन गया, खेल खराब हो गया साहब। ये सब आपस में इससे रिएक्शन कर करके बैठ गए। हमारा प्रोडक्ट, जो हमारे रिएक्टेंट थे वही खराब कर दिए इन्होंने। चलो, क्या हम ये एसिड है, मीडियम को एसिडिक भी करेंगे? अरे मीडियम को एसिडिक करेंगे लेकिन रिएक्टेंट्स को तो खराब करेंगे। रिएक्टेंट्स को छेड़ने नहीं चाहिए बेटा, रिएक्टेंट्स को नहीं छेड़ना है। हमने डिसाइड किया है कि इन दोनों के फेरे करवाने, तो इन दोनों के ही करवाने। नाइस, ठीक है। चलो, तो ये तो यूज नहीं हो सकते बिकॉज हमें पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जाके Cl2 Br2 I2 बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl2 बन जाएगा, ये Br2 बन जाएगा और ये I2 बन जाएगा। कौन बनाएगा इनको? MnO4 माइनस बना देगा, तो इसलिए ये तो नहीं कर सकते। फिर HNO3 ले लें क्या सर? HNO3 तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, तो आप बोलोगे अरे वाह, नाइट्रेट आयन है सर, है ना, NO3 माइनस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या ही उखाड़ेगा? खुश हो रहे हो तुम, कह रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिल गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो क्या ही उखाड़ेगा सर? ये दूल्हे से बात नहीं करेगा सर, ये दूल्हे से बात नहीं करेगा। लेकिन इस भाई की एक पसंद, ये दुल्हन के पास चला गया और उसे +3 में पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि ये अपनी आदत से मजबूर। इस बार जो पंडित जी आए वो दुल्हन से बात करने में बिजी।
इस बार जो पंडित जी आए वो दुल्हन से बात करने चले गए, कह रहे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, हो तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, दूल्हा तो नहीं जानता, मगर दुल्हन रिड्यूसिंग एजेंट है ना, दुल्हन तो काम कर लेगी, इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने आयरन को +3 में पहुंचा दिया। जो काम इसको करना था वो काम ये वाले पंडित जी कर गए इस बार। लो भाई, हमारा काम तो खराब हो गया, बिकॉज हमने कहा था दोनों अपना काम खुद आपस में, भाई इनका है लेना देना आपस में इलेक्ट्रॉन्स का, अपने वो बीच में कुछ भी नहीं करना। ये भी गया बीच में कूद गया, इसने भी ऐसी तैसी करा ली, इसने NO3- है, इसने Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, Fe+3 में कर दिया। ले भैया ओम फोम, काम खराब। और खुद बन गया NO। खुद क्या बन गया बेटा, NO। खुद भी तो रिड्यूस होगा। और ये हम ब्राउन रिंग वगैरह में भी देखते हैं ये चीज, कि आयरन जो है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में ये कहीं ना कहीं बेसिक रिएक्शन चलती है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, कि नाइट्रेट आयन FeSO4 फिर NO बन गया, और NO बन गया तो उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। NO क्यों बन गया, NO क्यों बन गया, क्योंकि वो तो अपना रिडक्शन करेगा ना बेटा, 5 से वो तो 2 में आ गया। बहुत गहरे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और किसी की समझ नहीं आ रहे हैं तो मुझे मन में गाली मत देना कि इसको पढ़ाना नहीं आता। ऊपर से जा रहे हो जाने दो, क्योंकि वापस आगे आ जाएंगे। अब ले गए हम, चलो पहले हम इसकी बात करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 को ले गए, क्योंकि हमारे पास दो पंडित जी एक साथ आए, कह रहे ये डाइल्यूट H2SO4 है और ये कंसंट्रेट H2SO4 है। दो पंडित जी आए, जूनियर पंडित जी, सीनियर पंडित जी, कंसंट्रेट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है। तो एक भयंकर पंडित जी भारी, कह रहे मर्सिडीज में से उतरे पंडित जी, कह रहे कंसंट्रेट। तो सारे लोगों ने कहा कि यार जब दोनों आए तो फेरे तो यार बड़े वाले से ही करवाएंगे। तो एक बार के लिए वो इनके पास गए, क्योंकि वो दो लोगों से सताए हुए थे कि कभी कोई दूल्हे से बात कराए, कभी कोई दुल्हन से बात कराए। तो फिर दो आए, एंट्री ली, किससे बात करें, क्या बड़े वाले से करवाएंगे, इस बार कोई रिस्क नहीं लेनी अपने को, इस बार फेरा होके रहेगा, कोई रिस्क नहीं लेना। बोले बढ़िया वाला लेके आओ, कंसंट्रेट लेके आओ। सब लोगों ने बोला फूफा ऊपा सब बड़े, कंसंट्रेट लेके आओ। ठीक है भाई ले आओ। लो भैया KMNO4 कंसंट्रेट H2SO4, ये भी +6 में, मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये +7 में, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सब खुश कि अब देखो अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मजा। और आयरन +2 को भी ये जो है और ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, ठीक है। तो अब बात आती कि इसने जैसे ही इसको देखा, ये पंडित जी दूल्हे को जैसे ही देखा, पंडित जी ने दूल्हे को देखा, तो पंडित जी क्या कर रहे हैं कि भाई मैं तो कोई चेंज नहीं कर सकता, तू मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है। इसने कहा मैं नहीं कर सकता, तू तो पहले से ही अपनी मैक्सिमम में। बोला तू मैक्सिमम में, मैं मैक्सिमम में, कोई टेंशन नहीं। बोले मैं देता हूं चल तेरे को H+, क्या देता हूं मैं तेरे को H+, जो काम करने आया था वो मैं करूंगा, H+ दूंगा। तो इसने H+ दिया। जैसे ही H+ दिया पोटेशियम तो हट गया, जैसे ही H+ दिया पोटेशियम हट गया। पोटेशियम हटके परमैंगनिक एसिड बन गया बेटा। क्या बन गया, परमैंगनिक एसिड। HMNO4 को बोलते हैं परमैंगनिक एसिड। क्यों, क्योंकि पोटेशियम हट गया, इसने H+ दे दिया, अब बच गया ये HMNO4। क्या बन गया बेटा, HMNO4। वापिस सुनो क्या बन गया, HMNO4। अब सुनना, लोगों ने बहुत तारीफ करी इन पंडित जी की कि भयंकर पंडित जी है साहब, और भयंकर है ना ऐसे, जहां वैसे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं साहब, लेकिन ये क्या है कि इसको तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो सबका बाप है, इसको तो करेंगे नहीं, तो ये H+ दे देंगे। तो सबको लगा कि हाँ ठीक है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कईयों के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे Cl- को नहीं कर पाता, Br- को कर लेता है, I- को कर लेता है, ये कर लेता है ऑक्सीडाइज, मगर यहां तो इसकी नहीं चलेगी, तो आप ले लो। तो बोले यहां पे ये क्या देगा, बोले एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो कंसंट्रेट H2SO4 की 3 प्रॉपर्टी होती है। बस वही गलती कर गए थे शादी वाले कि उसकी तीसरी प्रॉपर्टी भूल गए थे। कंसंट्रेट H2SO4 की 3 प्रॉपर्टी होती है, कंसंट्रेट H2SO4 की 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला तो वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो यहां काम कर नहीं पाया बिकॉज सामने MnO4- था, तो ये प्रॉपर्टी तो उसकी यहां फेल हो गई। दूसरा, जहां ये फेल हो जाता है वहां ये एसिडिक बन जाता है। जैसे सामने F- आया
तो ये H प्लस दे देता है, सामने Cl माइनस आया तो यहां H प्लस दे देता है, जहां इसका जोर नहीं चलता वहां ये H प्लस दे देता है, जहां इसका जोर चलता है Br माइनस तो इसने इसको Br2 बना दिया, जहां ये I माइनस आया तो इसने इसको I2 बना दिया। जहां इसका जोर चलता है वहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, जहां नहीं चलता वहां एसिडिक दिखाता है। लेकिन तीसरी चीज सब लोग वहां शादी में भूल रहे थे कि ये डिहाइड्रेटिंग होता है। ये कैसा होता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग होता है। बस ये वाली प्रॉपर्टी सारे भूल गए थे, है ना। जबकि जो डाइल्यूट H2SO4 होता है ना, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 सिर्फ और सिर्फ एसिडिक होता है और कोई काम नहीं है। क्या वो ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है? नहीं। क्या वो डिहाइड्रेटिंग होता है? बिल्कुल नहीं। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या आता है? वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देगा। आपने देखा होगा अपनी स्किन पे अगर कंसंट्रेट H2SO4 डल पड़ जाए तो वो क्या करता है? बिल्कुल ब्लैक कर देगा, वहां से उसको जला देगा, स्किन को पानी खींच लेगा। अगर आप चीनी के डब्बे में कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो तो क्या करेगा? एक ब्लैक कलर का टार बन जाएगा लास्ट में। क्यों बन गया ब्लैक कलर का टार? क्योंकि चीनी के अंदर है क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। शुगर में होता क्या है? अरे भाई शुगर्स में होता क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपने मिलाया कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग का मतलब है H2O को कम करेगा। इसने सारे H और O को पानी बना के बाहर निकाल दिया। उस शुगर में से सारे जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे उनको पकड़ पकड़ के कह आज पानी बनाएंगे, आज पानी बनाएंगे, आज पानी बनाएंगे, आज पानी बनाएंगे। ये ऐसा है जन्म जन्म का प्यासा। ये डिहाइड्रेटिंग होता है, सबको पानी बना बना के निकालता है। सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा के पानी बना दिया, पीछे सिर्फ कार्बन बचा। इसीलिए ब्लैक कलर का एक टार बचता है और वो ब्लैक कलर का टार सिर्फ कार्बन होता है, इसीलिए वो कलर भी ब्लैक होता है और वो सिर्फ कार्बन बचता है शुगर में पीछे। बस यही प्रॉपर्टी हम भूल गए, और यही प्रॉपर्टी हम भूले तो बड़े पंडित जी के चर्चे चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे और बड़े जोरों शोरों से फेरे भी स्टार्ट हुए, और अचानक से फेरों के बीच में एक धमाका हुआ, और उस धमाके में शादी जो है उसमें काफी नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई, क्योंकि वो धमाका वाकई बहुत खतरनाक था। वो धमाका क्यों हुआ? बाद में जब लोगों ने पता किया तो लोगों को पता चला कि ज्यादा भी नहीं उड़ना चाहिए, वो सस्ते वाले पंडित से काम चला लेना था। हमें तो H प्लस ही चाहिए था ना, हमें तो H प्लस ही चाहिए था। हमने सिर्फ शोबाजी देखी कि यार H प्लस ही लेना है तो कंसंट्रेट का लेते हैं ना, मजा आएगा, जल्दी करा देगा ये फेरे। क्योंकि 2 बार जो है वो दिक्कत आ चुकी थी, तो इसको ना लेकर इसको प्रीफर किया। जब इसको प्रीफर किया तो इसने क्या किया बेटा? इसमें से पानी निकाल दिया। 2 मोल पर मैंगनिक एसिड में से अगर मैं एक H2O निकाल दूं तो आप माइनस करके देख लो, दोनों हाइड्रोजन चले गए। Mn कितने हो गए? 2, Mn2। O7 हो जाएंगे क्योंकि 4 और 4 8, 1 माइनस हो गया पानी में, Mn2O7। ग्रीन ऑयली एक्सप्लोजिव कंपाउंड, पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। एक भयंकर धमाका हुआ और उस धमाके में भी वो शादी नहीं हो पाई। इसीलिए आंसर कौन सा जाएगा बेटा? डाइल्यूट H2SO4 ही यूज किया जाता है, बिकॉज डाइल्यूट H2SO4 में सल्फर +6 में है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑक्सीडाइजिंग वाइजिंग वाला पंगा भी खत्म। डिहाइड्रेटिंग नहीं होता, हमें सिर्फ H प्लस चाहिए, वो सिर्फ H प्लस देगा, एकदम बढ़िया। बाद में जो विवाह कराया गया है ना, वो उन पंडित जी से कराया गया, एक बार के लिए तो शादी रुक गई, बाद में किसी और डेट पे करी होगी। ठीक है बेटा, मूवी खत्म हुई। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सवाल सिर्फ एक सवाल है, नहीं है, बिकॉज पहले ऑप्शन में ही मैंने 3 एसिड ठोक दिए, तो 3 ऑप्शन तो वहीं से बन सकते हैं अलग अलग। याद रखें, डाइल्यूट H2SO4 यूज होता है ना। क्या याद रखोगे? डाइल्यूट H2SO4 यूज होता है। तो प्रैक्टिकल चीज है ना, तो प्रैक्टिकल चीज को तो आपको डायरेक्ट याद रखना ही है। ठीक है भाई?
ओके चले। यस, अब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास Mn+2 में जाएगा और आयरन +3 में जाएगा। हाँ लीजिए, एक कह रहा है सर आपको एक्टर बनना चाहिए। बताओ, उसे मेरा घर चलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। ये एक सवाल है कि जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम ऑक्जेलेट के साथ, किसकी, KMnO4 की, तो हमें, अरे यार ये सब रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। ऐसे ऐसे वाली रिएक्शन थी ना जिसमें तुमने यहाँ C2O4 2- लिखा, फिर तुमने यहाँ CO2 लिखा, फिर यहाँ तुमने Mn2+ लिखा। लिख तो चुके हो तुम, कितनी बार लिखोगे इस रिएक्शन को? वही रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है। तो ऑक्जेलेट आयन के साथ रिएक्शन जब होती है तो शुरुआत में स्लो होती है, बोले धीरे होती है शुरुआत में, बाद में इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आंसर नीचे लिखा हुआ है और वही आंसर है, ये आंसर है कि Mn+2 वर्क एज ऑटो कैटलिस्ट। मत पूछना ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, मेरा काम नहीं है। तो ऑटो कैटलिस्ट की वजह से ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाती। सर क्या इस पर बेस्ड और कोई सवाल बन सकता है? आंसर है नहीं। सवाल यही है, आंसर यही है। सवाल यही है और आंसर यही है। क्या इसका कोई और आंसर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या इस सवाल को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता। ये एक ही तरह का सवाल है और इसका आंसर एक ही तरह का होगा कि भैया जो Mn+2 बनता है रिएक्शन में स्टार्टिंग में, वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि रिएक्शन को फटाफट फटाफट कहां लेकर आता है? फॉरवर्ड लेके आता है। आइए अगलो सवाल का कह रहो। A नोट सेल ऑफ रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ H2O इज पॉजिटिव। OMG, यानी कह रहा है कि MnO4- की औकात। अच्छा एक चीज बताओ, E नोट सेल जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है या थर्मोडाइनमिक्स का कॉन्सेप्ट है? ई नोट वाला, ये ई नोट से आप डेल्टा जी वगैरह निकालते हो, तो डेल्टा जी वगैरह ये सब, ये डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? काइनेटिक्स दो तरह की चीज होती है, किसी भी रिएक्शन को दो नजरों से देखा जाता है। एक होती है काइनेटिक्स की नजर से, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन की प्रॉपर बात की जाती है, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होती है तो हम उसे बोल देते हैं कि ये दोनों आपस में कुछ नहीं करेंगे, ले चलो रे चलो चलो। काइनेटिक्स सबर नहीं है काइनेटिक्स को। थर्मोडाइनमिक्स के पास बहुत पेशेंस है। थर्मोडाइनमिक्स के पास क्या है बेटा? बहुत पेशेंस है। थर्मो के पास बहुत पेशेंस है। थर्मोडाइनमिक्स हमेशा बोलती है कि जो रिएक्शन अभी नहीं हो रही है, बहुत स्लो है रेट ऑफ रिएक्शन, वो होगी, लेकिन थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कर सकता है। ये नहीं कहता है कि अब भी करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करता थर्मोडाइनमिक्स। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि KMnO4 और पानी के साथ जो ई नोट सेल आता है वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई टाइट्रेशन कर रहे हो, कोई रिएक्शन कर रहे हो, तो ये जो भाई साहब +7 में बैठे हैं ना, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि आपके मीडियम को भी खराब कर सकते हैं, लाइक फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है ना बेटा, फ्लोरीन, फ्लोरीन को पानी में डालते ही, फ्लोरीन को पानी में डालते ही वो पानी की ही ऐसी तैसी कर देता है। फ्लोरीन को पानी में डालते ही क्या बोलता है? पानी को ही ऐसी तैसी कर देता है। यानी दूल्हे को, ये दूल्हा है, अगर एक दूल्हा है जिसे तांगे में बिठाया और बोला कि भैया तेरे को तांगे में बैठ के जाना है, और ये जो है वो तांगे में आगे कौन है? बोले घोड़ी लगी हुई है। बोले ठीक। तो दूल्हा है ये F2, ये क्या है? मीडियम। तो तांगा क्या हो गया बेटा? मीडियम हो गया। तांगा क्या हो गया? मीडियम हो गया। ये दूल्हा है, उसको तांगे में बिठाया कि भाई तू बैठ, ठीक है। तेरे को यहां से जाना है वहां पे, कि कहां पे? कि भैया वो जो तेरे दुल्हन है जहां पे स्टेज सजा हुआ है, वहां जाना है तेरे को, वहां करेंगे रिएक्शन।
तांगा तांगा, वो घोड़े वाला तांगा, घोड़ा घोड़ी तांगा वाला, घोड़ी तांग, घोड़ा घोड़ा वाला तांगा, ठीक है। हॉर्स हॉर्स हॉर्स, हॉर्स वाली गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स गाड़ी, हॉर्स कार्ट, कार्ट, हाँ तो सही है। तो उसको ये दिया कि बोल तू जा। अब ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसे बोला गया कि भाई तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और तुझे जाके ऑक्सीडाइज करना है, लेकिन भाई जाके ना स्टेज पे करियो वो काम, स्टेज पे करियो। ये भाई गया तांगे में बैठा, आदत से मजबूर, इसने तांगा चलाना शुरू कर दिया और उस घोड़े के दे चाबुक दे चाबुक दे चाबुक करके और ले गया, उसे भगा दिया उसने, मीडियम ही खराब कर दिया। बोला था कि जिस पे सवार होके तुझे वहां तक जाना है, इसने वो मीडियम ही खराब कर दिया। ये इस पे सवार होके जाना, मीडियम था, ये माध्यम व्हीकल जिस पे बैठ के जाना तू वहां तक, इसने उसको भी ऐसे ऐसे कर दिया। तो जो काम उसको वहां करना था, मतलब आई मीन जो वरमाला वगैरह वहां डालनी थी या जो भी अपना टशन वगैरह वहां दिखाना था, वो वहां करना था, ये भाई साहब ने क्या कर दिया, वो वहीं कर दिया घोड़े पे, घोड़े के चाबुक मार दिए, उसको ही भगा दिया अनशन, क्योंकि आदत से मजबूर है। तो क्या किया इसने, क्या किया होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अरे इसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, H तो पहले से प्लस में और O2 माइनस में, हाँ तो O2 माइनस में तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। तो फ्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस निकाल दी, बोलो मीडियम की गैस निकाल दी भाई ने। पानी में से ऑक्सीजन कह रहा हटा, कह रहा मीडियम था यहां कहीं चला गया, कह रहा हाँ। बोले वो रिएक्शन, कह रहा मीडियम की ऐसी तैसी कर दी भाई ने, रिएक्शन का क्या करेंगे। तो बस बिल्कुल ये भी वैसा कर सकता है, मगर ये रिएक्शन तो क्या है कि फास्ट होती है। ये जो फ्लोरीन होता है ये तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये रिएक्शन तो फास्ट होती है। इसलिए पानी में F2 जो है वो क्या करता है, पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। पानी क्या है, मीडियम है, पानी क्या है बेटा, मीडियम। तो F2 कैन ऑक्सीडाइज वाटर, और वाटर को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है O2 माइनस को जीरो में पहुंचा दो, ऑक्सीजन गैस बना देगा। मगर MnO4 कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज वाटर, सेम चीज है, MnO4 माइनस भी ये काम कर सकता है। ये क्या मैं संभल गया, ये ऑफलाइन में होता ना तो इसको मैं अलग तरीके से बता देता। अमित राज कह रहा है कि सर समझ नहीं आया। बेटा तू, तेरे घर पे आए ना कल को कोई, मना कर देना कि इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं शादी में, क्योंकि अगर तेरे ये समझ नहीं आ रहे ना तो बेटा दिक्कत है। रहने देना तू, क्योंकि मैं वही चाहता, मैं हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना बेटा, किताब वही लाओ पढ़ने के लिए जो खुद पढ़ पाए और समझ पाए, ठीक है, वरना वो पढ़ी रहती है, कोई और ही पढ़ के जाता है। इसे कैसे फालतू किताबें भी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता ना, बहुत सारी नॉवेल्स लेके आ जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो मना कर दो कि नहीं पढ़ता मैं तो किताब, मेरे पढ़ना ही नहीं। साइमा शेख कह रही है कि एक बच्चा गाली दे रहा है। अरे तो बच्चे ही ऐसे पैदा हो रहे हैं, अब बच्चे ही ऐसे पैदा हो रहे हैं, बच्चे हो ही ऐसे पैदा हो रहे हैं जो गाली देंगे भी और लेंगे भी, अरे सुनेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आजकल तो यही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, इंटरचेंज। अगर कोई चीज, अगर वाकई में देखा जाए कि एक कॉन्वर्सेशन में, आजकल के बच्चों की जनरेशन में कॉन्वर्सेशन में क्या एक्सचेंज हो रहा है, ज्ञान सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, कोई ढंग की बात सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई लॉजिक सवाल ही पैदा नहीं होता, इमेजिनेशन फुल ऑन,
यही एक्सचेंज हो रहा है, भाई देखो यार, मान लो, इमेजिन, है ना, क्योंकि उनकी बात करने का तरीका ही ऐसा होता है कि लाइक मैं ऐसे करूं, लाइक 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 कर रहे हैं, वो लाइक ही कर रहे हैं। और फिर रही बात, बाकी तो दो शब्द हैं तो वो गालियां ही दे रहे होते हैं, मैंने सुनी है, तो वो तो गालियां ही दे रहे हैं, आजकल सबसे ज्यादा ही गालियां हैं, है ना, सबसे ज्यादा गालियां, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। गालियां देख के कोई कूल कैसे बन सकता है? अगर गालियां देकर कूल बनना होता तो शायद हम ये खिताब कब के जीत चुके होते हैं हमारे बचपन में, क्योंकि हम रहे गांव के और रहे पुराने जमाने के, तुम सुन नहीं पाओ, वैसी तो हमको आती थी बट द पॉइंट इज कि हम देते नहीं थे, हमें आती थी, पर हमारे बात करने के तरीके में गाली देने को कूल नहीं माना जाता कि कूल ड्यूड गाली दे रहा है, ऐसा नहीं होता था हमारे जमाने में, फर्क था। ठीक है, हम जब छोटे थे ना तो गाली नहीं देते थे, क्योंकि गाली देना गलत माना जाता था, अभी गाली देना कूल माना जाता है। लड़कियां साथ बैठी हुई है, अपने ही दोस्त साथ बैठे होते हैं, मैंने देखा है, मैं देखता हूं, वही बोल रहा हूं, मैं अपने दिमाग से ऐसे मन में बातें नहीं बना के, मैं यहां देखता हूं, कोटा में भी देखता हूं मैं, लड़के लड़कियां साथ बैठे हैं, कोई शर्म नहीं है, गालियां चल रही है, कोई शर्म नहीं है, शर्म वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कूल बनना है। क्या बनना है? कूल बनना है। तो गाली वाली देने दो भाई, नॉर्मल है इन लोगों के लिए, ठीक है। और तुम भी इसी जनरेशन के हो तो तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देखो यार, सब जो कर रहे हैं मत करो, अलग करना है। आज की जनरेशन में अलग करना बहुत आसान है, आप सिर्फ सिंपल और सादगी भरे जीवन को जियोगे ना, आप अलग हो गए सबसे। हमें अलग करने के लिए बहुत जोर मारना पड़ता था, क्योंकि ठीक ठाक लोग मिल जाते थे। आपको अगर अच्छा बनना है ना, आज की तारीख में अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है आज की तारीख में अच्छा बनना, कि जो बाकी सब कर रहे हैं वो मत करो, हो गए तुम अच्छे, तुम कुछ मत करो, तुम अच्छे कहलाओगे। कोई तुम्हें अच्छा ही दिखाने के लिए पोस्ट डालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, बहुत आसान है आज की तारीख में अच्छा इंसान बनना, कि जो बाकी कर रहे हैं ना मत करो, हो गए तुम अच्छे। चलो आओ छोड़ो, ये आंसर है और यही इसका आंसर है। ये सवाल जब भी पूछा जाएगा ऐसे ही पूछा जाएगा। तो हमने फिर भी इसको वाटर के साथ यूज कर लिया, ये भी ऐसा है जो मीडियम की ऐसी तैसी कर सकता है, फ्लोरीन जितनी फास्ट नहीं करेगा। ये गया पानी में, जब तक ये और पानी आपस में कुछ करते तब तक हमारी रिएक्शन, हमारी टाइट्रेशन हो चुकी, हमने काम कर लिया। हमको पता था कि ये दोनों कर तो सकते हैं मगर इनको टाइम बहुत लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है। बस उसी चीज का आपने फायदा उठाया कि भैया जब तक इनका बोले कि MnO4 माइनस है, जब तक ये सोचेगा कि कुछ करूं करूं करूं, तब तक हमें जो काम करना है तो हम पानी को मीडियम बना के यूज कर लेते हैं। यानी कि कुल मिला के ये भी उस तांगे में तो बैठता है, लेकिन जब तक ये सोचे कि तांगा मैं चलाऊं, घोड़े को चाबुक मैं मारूं, तब तक हमने इसको टाइम ही नहीं दिया कि लो बिराजो साहब, बिराजो बिराजो बिराजो, बैठो साहब, बैठो बैठो साहब, बैठो साहब, है ना। और आपने फटाफट फटाफट ले गए और ये कर दिया। वो जब तक सोचता कि मैं भी कुछ करूं ऐसा, तब तक आपने पहुंचा दिया उसको वहां पे, उतर 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 नीचे उतर। तो ये काइनेटिकली क्या है बेटा? स्लो रिएक्शन है। सवाल यही रहेगा, जवाब यही रहेगा। क्या ये सवाल कभी बदलेगा? नहीं। क्या ये जवाब कभी बदलेगा? नहीं। क्या किसी और तरीके से पूछा जा सकता है? नहीं। वही चीज है बेटा, है ना। एक बच्चा लिख रहा है कि मैंने ये वर्ड कभी यूज नहीं किए, मुझे खुद पे प्राउड है। एग्जैक्टली exactly, आते हैं आपको भी हैं, क्योंकि सुनते तो हैं ही हम भी। आज की तारीख में आप यूट्यूब पे चले जाओ, मूवीज में चले जाओ, वेब सीरीज जो आई है वहां पे सेंसर बोर्ड काम नहीं करता, फुल ऑन गालियां हैं, बच्चे बच्चे गालियां सीख रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह से गालियां सुनी है। आप सोचो, क्या ये चीजें ठीक हैं क्या? नहीं ना यार। जनरेशन कोई भी हो, गाली देना ना पहले भी गलत था, आज भी गलत है, और आगे आने वाली जनरेशन में भी गलत होगा। उसको देके कोई कूल तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए आना अलग चीज है, यूज करना अलग चीज है। तो यूज मत किया करो, कोई जरूरत नहीं है उन चीजों की।
कोई मतलब फैशन एंड ट्रेंड के नाम पे कोई ऐसा काम मत करो। शराब पीना फ्रीडम नहीं है। शराब पीना, कोई ड्रिंक करता है तो वो पहले के जमाने में भी गलत था, वो आज के जमाने में भी गलत है, और वो आगे के जमाने में भी गलत ही होगा ड्रिंक करना। क्योंकि जो काम गलत है ना, उस पर फिर लड़का कर रही है, लड़का कर रहा है, लड़की कर रही है, कोई भी कर रहा हो, जो काम गलत है वो जेंडर नहीं देखता कि ये जेंडर कर रहा है तो सही है, नहीं, काम गलत है ना, उसे कोई भी कर रहा हो गलत है। काम को गलत बोलो, मैं भी ये करने वाले को गलत मत बोलो, बोले क्या काम गलत के, वो जो चीज है ना वो गलत है। गाली देना गलत है। तुम्हें जज करना है ना, तुम काम को जज करो, इंसान को मत करो कि यार शराब पीना गलत है, तू शराब पीता है इसलिए गलत है, नहीं, बोल ही नहीं सकते आज के जमाने में तो। शराब पीना गलत है, गाली देना गलत है, कोई दे उसको, चाहे कोई भी दे, कोई भी पिए, या और भी कोई चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो गलत होती है, नशा वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है जो गलत है, वो गलत है। काम तो गलत है भाई, देख, अब कोई कर रहा है तो वो उसकी चॉइस है, हम उसे जज नहीं कर रहे हैं, पर काम गलत है। कॉमेडी के नाम पे गालियां चल रही है, आपको तो पता ही है। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, क्या डी और एफ, एफ ब्लॉक आज भी शुरू नहीं होगा? देखो यार, पी ब्लॉक में तो कुछ है नहीं पढ़ाने को, और फिर सॉल्ट एनालिसिस के वही 5-6 लेक्चर लगने, तो मेरा भी मन करता है यहाँ पे थोड़ा समय तो बिताऊं, बच्चों से अटैचमेंट ही नहीं हो पाता है ना। जब विक्ट्री सेलिब्रेशन वगैरह में जाते हैं तो बच्चे ऐसे ऐसे देखते हैं कि यार ये तो 4 चैप्टर वाला टीचर था, तो थोड़ा सा मन करता है हम भी कि यार 2 गालियां मैनेजमेंट से सुन ले कि सर आपने लेट कर दिया सिलेबस, लेकिन वही है कि 2-4 दिन हमें भी ज़्यादा निकालने का मौका मिल जाए तो आप लोगों का बहुत बहुत मतलब आभारी रहूँगा मैं। तो इसलिए थोड़ा आराम से बात भी कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा भी रहा हूँ। पढ़ाई में कोई कमी लग रही हो तो बताओ बेटा, उसे ठीक कर लूँगा ना। केमिकल रिएक्शन ऑफ ड्रंकन ड्रिवन टेस्ट, ड्रंकन ड्रिवन टेस्ट सुना बेटा, है ना? ऐसा सुना है आपने कि अगर अभी शराब की बात करी थी, अगला सवाल शराब का था, मुझे पता नहीं था, है ना? सही बता रहा हूँ, व्हाट ए कोइंसिडेंस, अगला सवाल शराब का था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। देखो, अगर शराब पी के गाड़ी चला रहे हो तो वो भी गलत है। ठीक है, एक गलत काम करने के बाद दूसरा गलत काम नहीं करना है, ठीक है? ये दूसरा गलत काम है कि हट, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा आज, लेकिन भाई ने हो सकता हो कभी गाड़ी नहीं चलाई हो, तो इसीलिए पहले भाई का पता भी कर लेना कि भाई ने चलाई है कि नहीं चलाई है ना? और बहन ने चलाई है कि नहीं चलाई है। बहन का तो रहने देना, वो तो पी हुई हो नहीं पी हुई कोई बात नहीं, दूर ही रहना बेटा, है ना? मैंने चलो खैर कोई बात नहीं, है ना? C2H5OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। पुलिस वाले आते हैं, चलिए रोक 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 रोक, पुलिस वालों ने रोका, कह रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है? कि सर दोस्त की शादी थी। अच्छा, पार्टी से आ रहा है? नहीं नहीं सर। मुंह खोल, मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला, भाई ने मशीन दे दी अंदर मुंह में और बोला फूंक मार। क्या बोला? फूंक मार। तो तुमने फूंक मारा, और अगर तुम पिए हुए हो तो फूंक अंदर गया। उस मशीन में क्या भरा हुआ है? K2Cr2O7। और तुम्हारे पेट में क्या भरा हुआ है? C2H5OH। पेट नहीं बोलते हैं। तुम्हारी सांसों में क्या भरा हुआ है? एल्कोहल। मशीन में क्या भरा हुआ है? K2Cr2O7। तुमने मारी फूंक, ठीक है, ये रहता है ऑरेंज, क्योंकि K2Cr2O7 है तो ऑरेंज ही रहता है। तुमने मारी फूंक, ऑरेंज से हो गया कलर ग्रीन। बस बेटा, वहीं फिर चीजें लाल होना शुरू हो गई, है ना? कि जब कलर नारंगी से हरा हो जाए तो चीजें लाल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? समझदार हो तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो तुमने सांस में उसको C2H5OH दिया, वो बदल गया एसिड में, CH3COOH।
एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये अंदर भरा हुआ सॉल्यूशन भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये रहा आपका +6 में और ये रहा +3 में, ये रहा ऑरेंज, ये रहा ग्रीन। ये होता है ड्रंकन ड्रिवन टेस्ट। कैसे टेस्ट करते हैं, क्या होता है उस डिवाइस में? K2Cr2O7 होता है बेसिकली, और भी चीजें वो ऐड कर देते हैं हालांकि, लेकिन वो ड्रंकन ड्रिवन टेस्ट होता है। ठीक है भाई। बाद में वो ऑक्सीडाइज एयर से वापस ऑक्सीडाइज होके अगेन ऑरेंज कलर में ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग डिवाइस में कह रहे कि फूंक मार फेंक दे, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में वो ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन एयर वगैरह से सही भी हो जाती है थोड़ी। फिर कोई आएगा भाई, फिर कोई फूंक देगा, है ना, क्योंकि फूंक जहां से देगा वहां से तो हवा अंदर जा ही सकती है। तो थोड़ी देर बाद जब हवा अंदर जाती है तो ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है क्रोमियम, तो फिर से वापस सही हो जाता है वो धीरे 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 धीरे। फिर कोई आएगा फूंक मारेगा हवा में, फिर से सांसों में एल्कोहल होगा। लिखो लिखो, लिखने का भी टाइम दे रहा हूं। ये सवाल लिखने, तुम ये सवाल लिख तो रहे हो ना, ये सवाल लिखो। ये सवाल किसी और के पास नहीं मिलेंगे, ये सवाल लिख लो प्लीज। ये लास्ट था, बाकी जो सवाल करा रहा हूं वो तो कोई बात नहीं। ये जो आज मैंने कराया ना, ये लिख लो भाई। कितना? 1 2 3 4 5 6 सवाल, 6 सवाल लिख लो भाई। लिख लेना है ना, अभी तक नहीं लिखा होता, इसे तो लिख ही लो। ले भाई, तुम सोच रहे हो थैंक यू आ गया। भोले हो। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी एफ ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया है तो एफ ब्लॉक के सवाल हटा देंगे। बाकी जो अब कुछ डी ब्लॉक का हमने काम तमाम कर दिया है, अब सिर्फ हमारा एफ ब्लॉक बच रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि एफ ब्लॉक को अगले सेशन में करेंगे और उसी सेशन में पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। तो क्योंकि एफ ब्लॉक तो चाहिए हमें सिर्फ 20 से 25 मिनट, आधा घंटा मैक्स। एफ ब्लॉक आधे घंटे में खत्म कर देंगे, ज़्यादा बेटर है। मैं कुछ चीज़ें पहले से लिख के ले आऊँगा तो आप भी फटाफट नोट कर देना, उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर वो बाकी के बचे हुए जो 1 घंटा है, 1 घंटा सवा घंटा है, उसमें हम पीवाईक्यू सेशन रख लेंगे कल। ठीक है, तो बस एक लेक्चर और, एक और बस, कल कल। ठीक है, कल तो है नहीं, परसों, और परसों वाला लेक्चर शाम को है 6:15 बजे। तो अगर एक्सटेंड भी करना पड़े तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया से क्वेश्चन भी करेंगे। तो परसों वाले लेक्चर में हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। एफ ब्लॉक एंड क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं। आ जाओ, पहला सवाल कुछ नहीं है, जहां पे सॉल्व्ड है उनके आंसर भी लिखे हुए हैं, तुम पढ़े हुए। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू कैन से स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एंड जिंक इज नॉट? मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, हो गया। आगे बढ़ू, नोट करना है नहीं करना है? एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में जो जो सवाल दिए हुए हैं, अब तक का इतिहास रहा है डी एंड एफ ब्लॉक का कि उन्हीं में से पूछे गए हैं बहुत सारे सवाल मिलते जुलते। मुझे लगता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं, है ना। D10 होता है, वो D1 होता है। चलिए 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 नेक्स्ट। Silver atom has completely filled d orbital in its ground state. How can you say that it is a transition element? ये भी हमारे नोट्स में ऑलरेडी डन है, ठीक है, नोट्स में है, आप देख लेना, नोट्स में करवा चुका हूं। कह रहे कल चिल्ड्रन डे, तो तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा है नहीं। तुम्हें बच्चा कहो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, बड़े तुम हो नहीं, तुम अभी मझधार में हो, तुम कहीं इधर के हो ना इधर के हो, कुछ नहीं हो, है ना। अच्छा ये फिर से आ गया क्या? बिकॉज लार्ज नंबर, ये कुछ ऑपरेटर ने, नशा ये प्यार का नशा है, मुझे लगता है उसके फोन आ गया। एक सेकंड मैं देखता हूं ये सवाल है कौन सा। इसका सवाल गलत है ना, क्योंकि जो आंसर है वो सवाल नहीं है। नशा ये प्यार का नशा है,
सवाल है वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। ये सवाल है। इसका सवाल क्या है बेटा? वाई ट्रांजिशन एलिमेंट की एटोमाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हायर क्यों होती हैं? तो मैंने कहा था एटोमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब तो मैंने सब सिखाया था, मेटल मेटल के बीच की बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा लगेगी। और मेटल मेटल की बॉन्डिंग स्ट्रांग कब होगी? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीच में क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब इनके पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि NS के साथ साथ N-1D भी इन्वॉल्व हो जाता है। बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स रिजल्टिंग इन हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है? आगे चले। यस, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होती है? तो उसका रीजन है जेड इफेक्टिव। ये जनरल है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट में एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है? तो भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आपसे पूछे कि फिर 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D की क्यों होती है एटोमाइजेशन एंथैल्पी? ऐसा भी मैंने करवाया हुआ है। तो आंसर है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ती है इन अ ग्रुप? एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ती है? उसका आंसर बेटा जी जेड इफेक्टिव है। इसका आंसर जेड इफेक्टिव मत देना। ये तो ओवरऑल ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ऐसा क्या है, ठीक है। अगलो सवाल का कह रहो, इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। क्यों? बोलो, कौन बताएगा? जिंक बैठो कहां? D10 में स्टेबल। लेस पार्टिसिपेशन इन एटॉमिक इन बॉन्डिंग। सिर्फ आगे के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। ये 3D10 है और ये 4s2 है। सिर्फ नंबर लेस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो स्टेबल है, वहां से आता नहीं है। सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट कर जाए बस। तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, लेस पार्टिसिपेशन है ना, लेस पार्टिसिपेशन है, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है इसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? कम होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। सवाल समझ आया? यूं मान के चलो कि ये सवाल ऐसे हैं कि अगर आप साथ के साथ नोट कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड। बिकॉज एक अलग से सेट बन जाएगा आपके पास एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो एक साथ हो गए। एंड द 95% चांस है कि यहीं से सवाल आएगा नीट में, ठीक है। चले आगे। नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से कह रहा हूं, यह शब्द जरूर पकड़ लेना। अगर ट्रांजिशन बोला है तो फिर केवल स्कैंडियम आएगा। अगर ट्रांजिशन नहीं होता, सिर्फ एलिमेंट होता, तो जिंक भी आता। डी ब्लॉक में ऐसे बोल देता कि ट्रांजिशन नहीं होता तो फिर जिंक भी आता।
3D सीरीज के अंदर। बताओ, विच ऑफ द 3D सीरीज of the transition metal exhibit the largest number of oxidation states and why? फटाफट फटाफट, टीपना नहीं है, लिखो आंसर, मैं आ रहा हूं 1 मिनट। राजकुमार जी, एक कॉफी दे दो भयंकर। विच ऑफ द 3D सीरीज कौन होता है? मैंगनीज, 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 मैंगनीज। और ऐसा क्यों? मैंगनीज आंसर है, ठीक है। रीजन है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर हमें ये +2 से लेके +7 तक देता है, बिकॉज वहां पे हम जानते हैं ये 3D5 4s2 होता है। तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके +7 हो गए। शुरू कहां से होगा? 2 से +5 तक। तो यहां से शुरू होके इन दोनों के टोटल तक होता है बेटा, तो ये 5 हो जाए। क्लियर है? अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, लिख सकते हो आप उसमें। आओ अगला सवाल करें। अगला सवाल बहुत ही भयंकर। Why is Cr+2 reducing and Mn+3 oxidizing when both have D4 configuration? है कौन बताएगा? हा हा हा, जल्दी बताओ। क्रोमियम +2, ये देखो, इसको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो +2 से +3 में जाएगा, इसको T2G3 मिलेगा, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद। और जे भैया Mn+3, ये जाएगा Mn+2 में, ये बन जाएगा D5 स्टेबल, तो इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुल मिला के इसे जो चरम सुख है वो इलेक्ट्रॉन खा के मिल रहा है, और इसे जो चरम सुख है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के मिल रहा है। लो भाई, एनसीईआरटी में ये वाला सवाल भी हो गया। यस, द ई नॉट वैल्यू फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? हिंट भी दे दिया अगलों ने। कंसिडर इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंसिडर इट्स हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी। बस हिंट क्या है? वही है, एंड लो हाइड्रेशन। इन्होंने बोला है साफ साफ, इसको ऐसे समझो कि खर्चा ज्यादा लग रहा है और मुनाफा कम हो रहा है। अब खर्चा ज्यादा लग रहा है और मुनाफा कम हो रहा है, तो इसका मतलब है इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना तो संभव नहीं है, तो फिर इधर से इधर जाना संभव है। उसी की बात कर रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। उल्टा पॉजिटिव है। ये उल्टा पॉजिटिव क्यों है, उसके लिए हम ये देखेंगे कि सीधा नेगेटिव क्यों है। उल्टा क्यों जाना चाहता है, उसके लिए हम ये पता करेंगे कि ये सीधा क्यों नहीं आना चाहता। और सीधा इसलिए नहीं आना चाहता कि कहीं ना कहीं ये सॉलिड है,
यहां पे एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, जमाई वमाई से बताया था पूरा मैंने एक साथ, और यहां पे लिफाफा कम मिलेगा। ठीक है, और अगर मेन रीजन पे जाओ तो वो IE2 है, मगर एनसीईआरटी अगर इन दो हिंट को बोल रहा है, मत उलझो, आप इन दो हिंट से ही चलना, है ना, क्योंकि मैंने तो दोनों तरीके से बता दिया था बेटा, जमाई वाले से बता दिया था कि भैया जाने में, ससुराल जाने में खर्चा ज्यादा लग रहा है और लिफाफा कम मिल रहा है, बस। तो फिर इधर से इधर आना इसको पसंद नहीं है, तो उल्टा जाना पसंद है, वो उल्टे की ही वैल्यू पॉजिटिव बता रहा है। क्या Cu+2 का तो हाई हाइड्रेशन होता है ना? अरे बेटा, Cu+2 को Cu+1 से कंपेयर, ए मेरे भगवान, ये कहां से आ गए बेटा? वो जो हाइड्रेशन वाली बात है ना, वो ऐसे करते हैं, ऐसे सवाल समझना बेटा, इससे कि ये इन दो आयंस को मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये दो आयन है, बता किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो यार कोई सिंपल सी चीज देख के बता देगा कि चार्ज ज्यादा है तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। वो हाइड्रेशन वाली बात कंपैरिजन इसी के दो आयंस के बीच में कि बता +1 और मैं इसको पानी में डालूं और इसको पानी में डालूं, कौन हाइड्रेशन जबरदस्त करेगा, तो तुम बोलोगे कि इसी का ज्यादा होगा हाइड्रेशन। तो वो कंपैरिजन है भाई, 1 और 2 के बीच का कंपैरिजन है। देख यार, थोड़े बहुत सवाल और है, फटाफट देख ले, तो इसको मिक्स मत करो। यस, हाउ वुड यू अकाउंट द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये लिख लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कि ऐसा क्यों होता है कि देखिए वेनेडियम यहां पे बैठा हुआ है +5 में, क्रोमियम यहां बैठा हुआ है +6 में, और मैग्नीज यहां बैठा हुआ है +7 में, ये जाता है +2 में, ये जाता है +3 में, ठीक है, और वेनेडियम भी T2G बनता है, कब बनेगा बोलो? ये भी T2G बनता है बेटा, वेनेडियम भी T2G बनता है, वेनेडियम भी क्या बनता है? T2G बनता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है वेनेडियम भी। अभी कितना है ये? 5 है वेनेडियम, कहां पे T2G3 लाओगे इसको? वेनेडियम को +2 में T2G3 होता है, ये कहां होता है? +2 में T2G3 होता है, ये भी T2G3, ये भी T2G3, और ये D5। यही रीजन है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है ये सब के सब, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, और अब ये मत पूछना कि कौन किससे ज्यादा होता है, वो इसने सवाल में ही दे दिया, तो वो तो वैल्यूज देख के पता लगता है, किसकी? ई नोट सेल की, जिसमें से ये दो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर इसको पूरा पूरा बिठाना चाहो तो ये भी याद रख लेना कि यहां Cr2O7 आएगा 2-, फिर मैंने यहां Cl2 रखा था और फिर MnO4- लिखा था। अब आप एक साथ लिख सकते हो ये रिलेशन। सर डीपीपी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करें? डीपीपी मैं बना दूंगा सॉल्यूशन, एक दिन बैठ के टाइम मिलेगा तो पक्का। अभी मेरे क्या है, राइट पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, है ना, कुछ लिगामेंट टीयर वाला इशू है, तो बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता मैं। तो एक क्लास, है ना, में भी ऐसा होता है कि कई बार वो स्ट्रेन आने लगता है और वो काफ़ी लंबा चलता है। इससे अच्छा हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, जुड़ जाती 15-20 दिन में, 25 दिन में। ये लिगामेंट वाले काम खराब है, तो बस वही है कि थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, बट मैं कर लूंगा कोशिश, पक्का बना दूंगा बेटा। How would you account for the irregular variation in ionization enthalpies first and second in the first series of the transition element? क्या है ऐसा कारण, है ना? इरेगुलर वेरिएशन क्यों होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में? कैसा होता है बताओ? फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट के लिए तो IE1 जो है उसके लिए तो इरेगुलर है, जेड इफेक्टिव,
और IE2 में कई बार होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें एग्जांपल्स दे देना, वो क्रोमियम मैग्नीज वाले वो एग्जांपल दे देना, हो जाएगा। वही सवाल है और कुछ भी नहीं है। छोड़ के भी जा सकता हूँ मैं, ऐसे ऐसे सवाल है ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो छोड़ के जाने वालों में से तो मैं हूँ नहीं, टाइम हो गया। तो 2-4 सवाल और हैं जिसमें से ये एफ ब्लॉक हैं, ये एफ ब्लॉक हैं, 2 सवाल एफ ब्लॉक हैं। ये लो, ये रहा वो, ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, ये तुम कर सकते हो होमवर्क। डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है ना, हिंट डिसप्रपोर्शनेशन, ये भी तुम कर सकते हो होमवर्क, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है वो तो तुम कर ही सकते हो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 27 नंबर, यानी कि बोले तो कोबाल्ट +2 का निकाल लेना, ये भी होमवर्क है। कोबाल्ट +2 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 पॉइंट समथिंग होगा। चलो ये तुम कर ही सकते हो, होमवर्क है। होमवर्क मतलब देख लेना, पढ़ लेना, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ये मैं करवा चुका हूँ, होमवर्क है। नोट्स में करवा चुका हूँ, नोट्स में हो गया है, ये देख लेना कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रीजन वैल्यूज हैं। ठीक है बेटा। वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इट्स ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ क्यों होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, ये मैंने नोट्स में करवा रखा है, देख लेना। रीजंस नोट्स में है, वही लिखना है आपको, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्या है, ये मैं करवा दूंगा, ये 2 सवाल मैं करवा दूंगा, 2 सवाल मैं करवा दूंगा। वैसे तो चाहो तो लिख लेना, चलो ठीक है, होमवर्क है, नोट कर लेना, करवा मैं दूंगा। चलो दोनों सवाल मैं करवा दूंगा, याद है मुझे। ठीक है भाई, लो खत्म, अब कर दे थैंक यू। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 2 सिर्फ समझाने बाकी हैं, 2 एफ ब्लॉक के वो भी, और 2 समझाने बाकी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।